हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं रिएक्ट जीएस के, उस टॉपिक का नाम है लिस्ट एंड की। तो लिस्ट एंड क्यू क्या यहाँ पे जावा मतलब रिएक्ट जीएस के अंदर कहने का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है। जब इसके अंदर बताया गया किस तरीके से एरे का जो डेटा है अपन किस तरीके से अंदर रिएक्ट जीएस के अंदर इजीली अपन पास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि रिएक्ट जीएस एक ऐसी लाइब्रेरी है कि जिसके अंदर कोड को थोड़ा एफिशिएंट बनाया गया है। तो उन्होंने क्या किया, कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए एरे का जो पास करने का तरीका है वो उन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर दिया। जैसे कि ये जो आपको कोड दिखाई दे रहा है, ये कोड नॉर्मली अपन जेएस वाली फाइल के अंदर लिखते हैं। जैसे कि अगर अपन जाते हैं यहाँ पे जेएस की फाइल है, इसके अंदर कोड होगा। वैसे हाँ, ये कोड पहले से मौजूद है, मैंने ट्राई करके देखा था और प्रॉपर तरीके से रन कर रहा था। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो अपना जो कोड है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी अपना डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो जेएस के अंदर अपन नॉर्मल फंक्शन या एरे की जो एलिमेंट है उनको एक्सेस करने का तरीका जो होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन अपन को क्या करता है, मैप फंक्शन अपन को एक नया एरे बना के रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था मैप फंक्शन के साथ एरे का। लेकिन जब बात रिएक्ट जेएस की आती है तो किस तरीके से इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, तो उन्होंने बोला है कि यू कैन बिल्ड कंपाउंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एंड इंक्लूड देम इन जेएसएक्स यूजिंग करली ब्रेसेस। आप सेम चीज को कर सकते हैं लेकिन जेएसएक्स के अंदर आपको करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे मैं अगर इस कोड को यहाँ से उठाता हूँ, इस वाले कोड को यहाँ से उठाता हूँ, सॉरी कंट्रोल सी करना पड़ेगा, और अपन यहाँ पे चलते हैं इसकी app.jsx जो इसकी मेन फाइल होती है जो रेंडर होती है। यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल वी करूँ और इसके बाद अपना जो फंक्शन है ये वाला भी बंद हो गया, ये वाला भी बंद हो गया। ठीक है, तो अपना सही तरीके से बन गया है। और मुझे अगर यहाँ पे अभी अगर मैं इसको शो कराने की कोशिश करूँगा, मैंने क्या यहाँ पे कोड देखते हैं पहले चला रखा है या नहीं चला रखा है, इसको रेंडर करते हैं। ठीक है, कोड अपन ने चला रखा है लेकिन उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर चेंजेस कराना है तो किस तरीके से कराएंगे? चेंजेस कराने के लिए अपन सबसे पहले तो इसके अंदर ऐप की जगह पे क्या लिखेंगे, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम क्यों लिखेंगे? लिस्ट आइटम इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है वो लिस्ट आइटम के अंदर आके स्टोर हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे अपन ने रिएक्ट वो जेएस की फाइल में किया था कि डबल के अंदर पूरा डेटा आके स्टोर हो गया, यानी कि एक नया एरे मिल गया अपन को, उस नए एरे को अपन ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। लेकिन क्योंकि कंसोल में करा रहे थे और जावा स्क्रिप्ट में करा रहे थे तो ये नया एरे बन के आ रहा था। और जैसे अपन रिएक्ट जेएस के अंदर करा रहे हैं तो रिएक्ट जेएस के अंदर एक पूरी वैल्यू निकल के आ रही है। ऐसा नहीं कि पूरा अलग से एक एरे बना के आपको दिखा दिया, नहीं, एरे है लेकिन वो उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है उनको अलग अलग निकाल के आपको दिखाई दे देगा। अब जो यहाँ पे आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अपन ने app.jsx के अंदर, अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे अपन को li के अंदर इन्होंने दिया है तो li की जगह मैं चेंज करके यहाँ पे डिप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अपने जो डॉट 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 थे वो हट गए। तो इससे आपको मालूम पड़ गया कि li टैग या ul टैग अगर आप लगाते हैं तो उससे वैल्यू के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। मतलब आपको ऐसा देखने में लगने लगता है कि डॉट वैल्यू के साथ ही आ रहा है, लेकिन वैल्यू के साथ नहीं है, वो केवल टैग का असर होता है क्योंकि अपन ने जो टैग लगाया है वो टैग के हिसाब से वो डेटा आने लगता है। लेकिन नॉर्मली जब अपन रिएक्ट जेएस की बात करते हैं, तो इसमें डेटा इस तरीके से पास करने के बावजूद भी अगर अपन को दूसरी फाइल का डेटा लाना है इसके अंदर तब अपन इस तरीके से पास नहीं करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे यही सेम डेटा, इसी सेम डेटा को अगर अपन यहाँ पे शो करते हैं तो ये एरर देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब भी आप जावा स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर तो उसको किसके अंदर लिखना है? हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है जब भी आप जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे तब। और दूसरा, ऐसे आप वेरिएबल नॉर्मल तरीके से रिएक्ट जेएस के अंदर डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। जब भी डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे एरर आपको शो हो जाएगी। जब भी हमेशा का अगर डिक्लेयर करना भी है
तो इस रिटर्न के बाहर ही कीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भी नहीं कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ अभी देख के थोड़ी सी हैरानी हो सकती है कि मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी एक एरर नहीं गई है। ये लिस्ट आइटम जो यहाँ पे शो होना चाहिए था, मैं आपको एक दिखाता हूँ। यहाँ पे एरर आ रही है, बोल रहा है कि लिस्ट आइटम एक क्या है और एक क्यों बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है क्योंकि अपन ने यहाँ पे कॉन्स्ट लगाया है। इसको लेट करते हैं, ये एरर अभी चली जाएगी। अगर आप चेक करेंगे इसको तो ये सेम एरर केवल लिस्ट आइटम लिखने की वजह से, वो लेट लगाने की वजह से वो सेम एरर अपनी चली जाएगी। तो लेकिन ये चीज़ कैसे परफॉर्म हुई कि वो अपनी एरर चली गई है। तो इसको अपन को जानने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 2 बार प्रिंट हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी अपन ने प्रिंट करा दिया और एक बार यहाँ पे भी प्रिंट करा दिया। 2 तरीके से अपन ने प्रिंट करा दिया इसीलिए। लेकिन ये चीज़ क्या हुई यहाँ पे, मेरा जो बताने का यहाँ पे जो मेन मकसद है वो ये है कि यहाँ पे अपन ने लेट लगाया, चल गया कोड। यहाँ पे अपन ने लेट की जगह कॉन्स्ट लगाया था, कोड अपना नहीं चला था। लेकिन एक ऐसा क्यों हुआ, मतलब लेट कॉन्स्ट की जगह अपन को लेट क्यों लगाना पड़ा। इससे पहले जब अपन कोड चला रहे थे तब तो आराम से चल रहा था, कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ ही चल रहा था बल्कि। तो इस बार क्या होगा, तो इस बार ये होगा कि जब भी आपके रिएक्ट जेएस के अंदर, जब भी आपको रिएक्ट जेएस के अंदर इस तरीके से किसी कोड को चलाना है, यानी कि मैप फंक्शन किसके लिए हो रहा है, मैप फंक्शन कर रहा है कि एक चीज़ को, यानी कि एक एरे को बार बार उसके अंदर इटरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसके हर एक इंडेक्स पे जा रहा है, हर एक इंडेक्स पे जाने के बाद वैल्यू को निकालता है, उसके बाद वो लिस्ट आइटम में लाके इसको स्टोर कर देता है। ऐसा ही करता है ना। तो मैप फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा है। तो और कॉन्स्ट कीवर्ड क्या करता है, कॉन्स्ट कीवर्ड बोलता है कि एक बार जो वैल्यू आ गई वो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। यानी कि पहली बार में अगर वैल्यू इसके पास 2 आ गई है तो फिर या 1 आ गई है, जो भी अपन पहली वैल्यू है एरे की 1 है यहाँ पे, तो वो एक वैल्यू लिस्ट आइटम के अंदर आ जाएगी, उसके बाद वो दूसरी वैल्यू लेगा ही नहीं। तो आप दूसरी वैल्यू उसको देने की कोशिश करेंगे तो फिर वो एरर शो करा देगा। तो इसीलिए अपन यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज नहीं कर सकते, अपन को यहाँ पे लेट का यूज ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपन वैल्यू को चेंज करा रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ये तो हो गया इस तरीके। लेकिन इसके अंदर अभी एक एरर है जो आपको ऐसे नहीं दिखेगी, मतलब डायरेक्टली नहीं दिखती है, वो यहाँ पे इंस्पेक्ट करने से कंसोल पे जाते हैं तब दिखाई देता है। यहाँ पे जो आपको वार्निंग दिखाई दे रही है, ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। जब भी आप किसी एरे या ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर, तब आपको ये वार्निंग हमेशा मिलेगी, हमेशा मिलेगी। तो इस वार्निंग से अपन कैसे बचा जाए, इसके अगर देखा भी जाए अपन, इन्होंने इसी कोड को बताया जो कोड मैंने अभी आपको करके दिखाया कि वी कैन रिफैक्टर द प्रीवियस एग्जाम्पल इनटू ए कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के अंदर भी अपन डाल सकते हैं जो कि एक एरे और नंबर को अपन एक्सेप्ट करेगा। इन्होंने उसी तरीके से करके दिखाया कि रिटर्न के ऊपर किस तरीके से कोड लिखा जाता है, रिटर्न के अंदर इन्होंने लिख के नहीं दिखाया। सिर्फ इसी वजह से रिएक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है इतनी अच्छी होने के बावजूद भी इसके अंदर जब चीज़ें परफॉर्म नहीं होती हैं बच्चों से या किसी और जो भी इसको कोड कर रहा है उससे जब परफॉर्म नहीं होती हैं चीज़ें, तो उसको ऐसे लगने लगता है कि यार डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना तो बहुत बेकार है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अंतर रहता है कि जो समझना नॉर्मल, जब अपन पहली बार बिगनर होते हैं तो अपन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने बताया भी है साफ साफ लिख के कि जब आप इस कोड को चलाएंगे तो आपको एक एरर मिलेगी दैट ए की शुड प्रोवाइडेड फॉर लिस्ट आइटम, की इज अ स्पेशल स्ट्रिंग एट्रीब्यूट यू नीड टू इंक्लूड व्हेन क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट। आपको की लगाना ही पड़ेगा, अगर आप की नहीं लगाएंगे तो हमेशा एरर आनी ही आनी है। की किस तरीके से लगाना है, इस तरीके से आप किसी भी टैग के अंदर की को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं इस टैग के अंदर आपको करके दिखाता हूँ, डिव के अंदर ही कंट्रोल भी, इस तरीके से नंबर को अपन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इस की को पास कर दिया। तो अभी जो आपको वार्निंग दिखाई दे रही थी वार्निंग अपनी अभी चली जाएगी, कोड वही चलेगा उसी तरीके से। केवल इसको लोड करता हूँ रीलोड, तो ये जो वार्निंग थी अपनी वो वार्निंग जा चुकी है। और इसको 2 बार अगर मुझे रेंडर नहीं कराना है तो मैं इसको हटा दूंगा, तो अपना कोड जो है एक ही बार रेंडर होगा, वो ऑटोमेटिक रेंडर हो भी गया। तो इस तरीके से अपन की को
लेकिन अभी तक अपन ने जो देखा वो देखा केवल एक फंक्शन के अंदर, यानी कि एक फाइल के अंदर है f.jsx, इसी के अंदर अपन पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब अपन ऐसा देखते हैं कि दूसरी फाइल के अंदर अगर डेटा पास करना है, मतलब एरे बनाया है अपन ने इस फाइल के अंदर f.jsx के अंदर, लेकिन इस एरे का डेटा इस वाली फाइल के अंदर अपन पास करना चाहते हैं, फंक्ट नाम की एक फाइल बनाते हैं, उसके अंदर अपन पास करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे कैसे, इसी को देखते हैं अपन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं डिप की जगह क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्ट लिख दूंगा। जो फाइल जैसे अपन फंक्शन को कॉल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको यहाँ पे बंद करेंगे कुछ इस तरीके से। तो और यहाँ पे अपन फंक्ट को लेंगे इंपोर्ट fu, इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। तो फंक्ट अपना आ गया और इस तरीके से यहाँ पे शो भी हो गया है। अभी कुछ एरर आ रही हैं इसमें, कुछ देखते हैं क्या एरर आ रही हैं। क्या एरर आ रही है, की वैल्यू पास कर दी यहाँ पे। अच्छा हाँ, फंक्ट के अंदर अपन इस तरीके से नंबर को इस तरीके से पास नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे इसको लगाया है। इसको हटा देंगे और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट दे देंगे वैल्यू नाम से, तो अपना सही तरीके से हो जाएगा। तो अभी क्या किया अपन ने, अभी अपन ने जो फंक्शन यानी कि जो दूसरी फाइल है उसको जब अपन ने यहाँ पे कॉल किया, तो कॉल करते समय अपन ने की और वैल्यू दोनों चीज़ें यहाँ पे पास कर दी। लेकिन इसको अपन दूसरी फाइल के अंदर एक्सेस कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं प्रॉप्स को। जब भी अपन प्रॉप्स देते हैं तो प्रॉप्स की वैल्यू के आधार पे या प्रॉप्स के अंदर जो भी आपने टाइटल दिया है या जो भी आपने उसको एट्रीब्यूट दिया है, उस एट्रीब्यूट के हिसाब से वो एक्सेस कर लेता है। जैसे अपन ने यहाँ पे वैल्यू दी थी तो अपन प्रॉप्स डॉट वैल्यू लिख देंगे। प्रॉप्स डॉट वैल्यू ही लिखते ही और अपन को जो है सही तरीके से अपना कोड चलते हुए दिखाई देगा। अभी यहाँ पे देखो आपको कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी वार्निंग नहीं दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं आया है। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पे इस की को कंट्रोल एक्स करते हैं तो यहाँ पे वार्निंग आ गई। तो वार्निंग यहाँ पे आप ऐसा नहीं है केवल एक ही फंक्शन के अंदर आएगी, अगर आप एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर भी जब आप काम कर रहे हैं तब भी वो बोलेगा कि आपको की देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप एक एरे या ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा की देना जरूरी है। अगर आप की, क्या होता है, की एक यूनिक वैल्यू होती है, उसकी एक यूनिकनेस को दिखाता है यहाँ पे। अब अगर जैसे हर जगह 1 होगा भी तब भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर नंबर को उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ही इसीलिए है जिससे वो नंबर ऑफ डिफरेंट चीज़ें अपने पास ले सके। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अपनी की जो है वो एरर जो है वो अपनी जा चुकी है। ये तो अपना बेसिक तरीके थे कि किस तरीके से अपन यूज कर सकते थे एरे को विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन, और केवल एक फंक्शन के अंदर नहीं दूसरे फंक्शन के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एरर आने के जो चांसेस हैं, एरर आने के जो चांसेस हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि मोस्टली अगर एरर आती भी है इसके अंदर तो किस वजह से आती है। 2 रीजन है इसके। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये नहीं लगाए, जैसे आपने करली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाए और रिटर्न कीवर्ड के अंदर पूरा डेटा लिखा है, रिटर्न कीवर्ड के अंदर पूरा डेटा लिखा है, करली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, वो एरर आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक जावा स्क्रिप्ट है और जावा स्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको करली ब्रैकेट का लगाना कंपलसरी है रिएक्ट जेएस के अंदर। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि आप ऐसा इसी कोड को, जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे करली ब्रैकेट को अगर मैं हटा के यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे लिख दूँ, अब आप देखना कि जो स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भले ही एरर नहीं है लेकिन फिर भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। मतलब यानी कि उसको की भी मिल गई, वैल्यू भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसने शो कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको रिटर्न कीवर्ड के अंदर कुछ भी नहीं मिला है, रिटर्न कीवर्ड के अंदर उसको कुछ मिला ही नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर। जैसे अगर मैं यहाँ पे फंक्ट को शो करा भी दूँ इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से शो करा भी दूँ तब भी मतलब नहीं निकलने वाला। मैं आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पे देखो मैं रीलोड कर दिया, इतनी बार रीलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे वैल्यू कुछ भी मतलब ही नहीं निकला। लेकिन अगर मैं जैसे ही यहाँ पे ये कर दूँ वैल्यू इक्वल टू लिस्ट आइटम कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। क्यों आ चुकी? क्योंकि अपन ने एक प्रॉप पास कर दिया है। तो अपन इसको इस तरीके से भी कोई पास कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अपन को क्या है कि सबसे पहले तो जावा स्क्रिप्ट के लिए आपको करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपन एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट लगा रहे थे वो आपको लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अपना कोड जो है वो ऊपर ही ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा, मतलब तो अपन को क्लियर यहाँ रिटर्न कीवर्ड के अंदर क्या क्या जा रहा है और क्या क्या पेज पे शो होना है, क्या क्या पेज पे दिखाई देना है, वो अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी। तो उसी को जब कोड क्लियर होता है ना, तो अपन पूरी तरीके से फंक्शनल प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी अपन एरे के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पे कभी भी कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज मत करना। अगर आपने किया और मैं फंक्शन लगाया है या फॉर ईच फंक्शन लगाया है तो हमेशा एरर आएगी ही आएगी। फिर आप बोलते हैं कि मतलब एरर आ रही है और सॉल्व नहीं हो रही है। लेकिन सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आप यहाँ पे कॉन्स्ट लगा देंगे ना, तो वो एरर वो भी डिटेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे देखना, अभी तो नहीं आएगी एरर फिलहाल। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे इसको इस जैसे अपन यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप लिख भी देंगे, यहाँ पे इस तरीके से अगर लिख देंगे तो एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अपन अब जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अब अपन रिएक्ट जेएस के अंदर नहीं लिख रहे। अगर इसी चीज़ को अगर यहाँ पे लिखूंगा मैं रिटर्न के अंदर, तो वो एरर आएगी। देखो अभी कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन अगर रिटर्न कीवर्ड के अंदर लिखेंगे तो एरर जरूर आएगी। और एरर अपन को निगलेक्ट करना है, जितना हो जाए उतना निगलेक्ट करना ही करना है, एरर से अपन को बचना है। तो इसलिए अपन को यहाँ पे जब भी इसके अंदर लिखेंगे रिटर्न कीवर्ड के अंदर, तो हमेशा लेट का यूज करना है। तो ये था बेसिक एक्सप्लेनेशन कि एरे के अंदर से पूरा डेटा अपन किस तरीके से ले सकते हैं और लिस्ट और की का किस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। तो अभी तक अपन ने रिएक्ट जेएस के अंदर लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लिस्ट की को पढ़ लिया है। तो अभी मुझे एक चीज़ आपको पहले और बतानी है, नेम्ड और बाय डिफ़ॉल्ट के बारे में, किस तरीके से एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद मैं आपको फॉर्म के ऊपर ले चलूँगा, लिफ्टिंग स्टेट अप, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, थिंकिंग रिएक्ट और एडवांस गाइडेंस में केवल जो टॉपिक अभी तक अपन ने पढ़े थे, इसी सब टॉपिक को थोड़े हाई वे में बताया जाता है। और इसके बाद एपीआई रेफरेंस पर हुक्स है, हुक्स को तो मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि हुक्स कौन कौन से होते हैं। यूज स्टेट के बारे में अपन देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। यूज इफेक्ट, रूल्स ऑफ हुक, हुक के कुछ रूल होते हैं, खुद का हुक कैसे बनाना है, हुक्स की एपीआई रेफरेंस। फिर उसके बाद तो आखिरी की दो चीज़ें हैं, टेस्टिंग ओवरव्यू और वो। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूटिंग, जिसमें ओपन सोर्स, जो एक रिएक्ट जेएस है वो एक ओपन सोर्स है, इसके अंदर अपन खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, एक दो वीडियो मैं इसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।